नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। खुशी से उसकी तुम धोखा न खाना, खुशी से उसकी तुम धोखा न खाना, परेशानी में वो हंसता बहुत है। ये यूं कहें, वक्त ने किया क्या हसीन से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। कैफी साहब के बोल हैं। आज जिक्र किसका होगा? आज बात होगी उस आवाज की जो अधूरी रह गई मेरे हिसाब से। जी हां, गीता रॉय का, गीता घोष रॉय चौधरी, जिन्हें हम बहू भी जानते हैं गीता दत्त के नाम से। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। ए दिल मुझे बता दे, तू किस पे आ गया है, वो कौन? मेरा नाम टिन टिन चू, बाबा टिन टिन चू, रक्त चांदनी बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते आलम से मिलन होगा। दोस्तों, जब गीता दत्त का जिक्र आएगा तो यकीनन गुरु दत्त का जिक्र आएगा, वहीदा रहमान का जिक्र आएगा। वो मंजर हमारे सामने आएंगे कि कैसे पहले गुरु दत्त इस दुनिया से चले गए और फिर बाद में गीता दत्त, जिन्होंने अपने आप को शराब में डुबो लिया था। ये बातें हम काफी हद तक जानते हैं। गीता रॉय का जन्म ढाका में हुआ, बांग्लादेश में, इदलीपुर में। जमींदार फैमिली में 10 भाई बहन रहे, अमीर घराने से आती थी। 1942 में बॉम्बे आ गई। तब पैसा नहीं रहा और स्ट्रगल शुरू हुआ। गायकी का शौक था लेकिन पैसे नहीं थे। घर में गाया करती थी। एक दिन हनुमान प्रसाद जी ने उन्हें सुन लिया गाते हुए, संगीतकार ने मौका दिया 1946 में, और उसके बाद जो पहला बड़ा ब्रेक दिया वो दिया दादा एस.जी. बर्मन साहब ने। 2 भाई में मेरा सुंदर सपना टूट गया। यही वो नगमा रहा, गीत रहा, जिसने गीता दत्त को स्थापित कर दिया। उस जमाने में राजकुमारी जी थीं, लता जी भी आ चुकी थीं, शमशाद बेगम, नूरजहां। मेरा सुंदर सपना, यह गीत उनकी जिंदगी से जुड़ गया। सच में उनका सुंदर सपना टूट गया। गीता दत्त जो शोहरत की बुलंदियां चूम रही थी, 1947 के बाद 48 में उनकी कई फिल्में, 12 फिल्में आई, 49 में और 20 के ऊपर फिल्में आई जिनमें वो गीत गा रही थी। एक तरफ एस.जी. बर्मन उनका इस्तेमाल कर रहे थे आवाज का, और फिर बाद में ओपी नैयर साहब ने तो कमाल ही कर दिया। बाजी फिल्म के दौरान गीता दत्त की या गीता रॉय की मुलाकात हुई गुरुदत्त साहब से। जब वो एस.जी. बर्मन साहब के गीत की रिकॉर्डिंग के लिए जा रही थी तो गुरुदत्त नीचे मिले और कहा कि दादा ऊपर हैं। जब वो स्टार सिंगर थी, गुरुदत्त स्ट्रगल कर रहे थे, तो एस.जी. बर्मन ने कहा कि पूछा गीता दत्त ने और उनके फादर ने कि वो लड़का कौन है, तो दादा ने बताया यही बाजी को डायरेक्ट कर रहा है, देवानंद साहब की। और इसी फिल्म में तकदीर से बिगड़ी हुई गीता दत्त का ट्रेंड भी बदल रहा था। जो गमज़दा गीतों से वो निकल रही थी, और एस.जी. बर्मन साहब के बाद ओपी नैयर साहब ने टोटल उसे चेंज कर दिया। बाद की जो फिल्में हम जानते हैं, ये पहली मुलाकात रही बाजी के दौरान गीता दत्त की, गीता रॉय की गुरुदत्त साहब के साथ। और फिर धीरे धीरे गुरुदत्त दिल दे बैठे
गीता रॉय को। देवानंद साहब की यहाँ पार्टीज हुआ करती थी हर हफ्ते, वहाँ गुरुदत्त जाते थे क्योंकि दोस्ती थी। गीता रॉय भी आती थी लेमोजीन कार में, अंदाजा लगाइए गुरुदत्त बस से आया करते थे। और वहीं पर जब एक और बार गुरुदत्त ने गीता रॉय को देखा तो दिल हार गए, ये तय कर लिया इनकी शादी करूंगा। हालांकि उसके पहले 2 बार दिल टूट चुका था गुरुदत्त साहब का, लेकिन वो इतना सीरियस मैटर उनका नहीं था। मिलने जुलने लगे, फिर गुरुदत्त का भी करियर बढ़ने लगा और एक दूसरे के साथ ही वक्त बिताने लगे। गीता रॉय घर जाती थी गुरुदत्त साहब के। उस जमाने में वो माटुंगा में रहा करते थे अपनी फैमिली के साथ। गीता रॉय इतनी सिंपल थी, इतनी बड़ी सिंगर होने के बाद बड़ी कार में जब घर जाती थी, लेकिन किचन में चली जाती थी। गुरुदत्त की बहन का हाथ बताती थी, उनकी माँ के साथ बैठती थी, खाना पकाती थी, जब भी फ्री रहती थी। धीरे धीरे गुरुदत्त और गीता रॉय करीब आते चले गए और एक वक्त ऐसा आया कि गीता रॉय के जो घर वाले थे वो खिलाफ हो गए इस रिश्ते से, क्योंकि मैंने आपको बताया वो बहुत आगे निकल चुकी थी करियर में और नहीं चाहते थे घर वाले कि इनकी शादी कहीं और हो, क्योंकि अकेली अर्निंग मेंबर भी थी। और गीता रॉय के घर वाले चाहते थे कि इनकी शादी किसी बंगाली से हो। और एक बार तो झगड़ा भी हो गया था गीता रॉय और गुरुदत्त का। तो गुरुदत्त बड़े परेशान हो गए थे, जो उनका स्वभाव था, और उन्होंने गीता को साथ लिया और बहुत मानते थे वो। हाजी मलंग साहब बाबा की दरगाह है, वहां पर वो गए कल्याण में और गीता रॉय को साथ ले गए। अक्सर गुरुदत्त वहां जाया करते थे जब भी परेशान होते थे, और वहां पर मन्नत मांगी और तय किया कि अब हम शादी करेंगे। और क्या गीता तुम मुझसे शादी करोगे? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, गुरुदत्त ने कहा कि मैं सुन रहा हूँ कि तुम किसी और से शादी करने वाली हो। तो गीता रॉय ने फिर हाँ कह दिया और घर वाले भी मान गए बड़ी मुश्किल से, और इनकी एंगेजमेंट हो गई 1952 में। और उसके बाद फिर 26 मई 1953 में शादी हो गई। गीता रॉय गीता दत्त हो गई। बंगाली तरीके से शादी हुई इन लोगों की। और शादी में बताते हैं कि सब लोग पहुंचे थे, नूतन, वैजंतीमाला, देवानंद, बड़े बड़े आर्टिस्ट और सिंगर्स, मोहम्मद रफ़ी साहब, तलत महमूद जी, लता जी। और वहां पर राज खोसला साहब जो असिस्टेंट हुआ करते थे गुरुदत्त के, वहां पर महफिल सजी और सारे सिंगर्स ने नगमे गाए इनकी शादी के मौके पर। तो ये फिर शादी हो गई साहब। इसके पहले ये मिलने तो जाया ही करते थे। शादी के पहले जब डेटिंग किया करते तो अक्सर घूमने जाया करते थे आसपास, जो लोनावला है और बॉम्बे के आसपास जो जगहें हैं, घर में माहौल नहीं, तो तभी से डेटिंग कर रहे थे और फिर मुकम्मल शादी हो गई। अब जब शादी हो गई 1953 में, तो गुरुदत्त का करियर भी बढ़ने लगा। इधर गीता दत्त तो गा ही रही थी, वो जो तमाम फिल्में आ रही थी, आर पार हो, सीआईडी हो, ये फिल्में आ रही थी। ओपी नैयर, एस जी बर्मन साहब, मदन मोहन। लेकिन जब शादी हो गई तो ऐसा नहीं था कि गुरुदत्त ने यह कहा कि आप शादी के बाद काम मत करना। लोग कहते हैं कि यह था कि काम करेंगे, लेकिन फिर बच्चे होते चले गए। 3 बच्चे इनके हैं, हम जानते हैं, अरुण दत्त, तरुण दत्त, नीना दत्त। तो जब बच्चे होते चले गए तो फिर वाइफ हो गई, माँ हो गई, तो गीता दत्त काम नहीं कर पा रही थी। उनको ऐसा लगता था कि फैमिली को प्रायोरिटी में दूं। वो दे रही थी प्रायोरिटी फैमिली को, गीत भी गा रही थी। 1956 में भाई भाई फिल्म में जो गीत गाया मदन मोहन साहब के लिए उन्होंने, ए दिल बता किस पे आ गया है, ये गीत बड़ा मकबूल हुआ। लेकिन फिर गीता दत्त को वो गीत नहीं मिल रहे थे, क्योंकि फिर लता जी छा चुकी थी, आशा जी भी तकरीबन आ गई थी। फिर वो सी ग्रेड फिल्मों में गीत गा रही थी, जो कभी चलते थे कभी नहीं चलते थे। लेकिन इससे भी बढ़कर फिर दिक्कत ये हो गई कि गुरुदत्त और गीता दत्त के बीच में रिश्ते खराब होने लगे। उसकी कई वजह थी। एक तो काम को लेकर गुरुदत्त थोड़ा टेंशन में भी रहा करते थे, वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे, अलग स्वभाव रहा उनका। फिर वहीदा रहमान की आमद से जब ये हवाएं चली कि वो प्रमोट कर रहे हैं वहीदा रहमान को, फिर धीरे 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 वो हम जानते हैं रिश्ते तल्ख होते चले गए, खराब होते चले गए, होते चले गए। दोस्तों, यहां एक बात का जिक्र करना जरूरी है। उन दिनों ये कहा जाता था कि गुरुदत्त ने महज इसलिए शादी की है गीता रॉय से क्योंकि वो बहुत अमीर थी, मशहूर थी और उस जमाने में टॉप की सिंगर थी।
लिहाजा गुरुदत्त उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाद में जो गीता दत्त इतने उरूज पर थीं, जिनका बहुत नाम था, जब उनके पास काम नहीं रहा तो ओपी नैयर को फोन कर कर कहा कि नैयर साहब, क्या बात है, अब आप मुझे गाने की रिकॉर्डिंग पर नहीं बुलाते, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। उस वक्त नैयर साहब ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया, क्योंकि वो उस वक्त एक ही आवाज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कर रहे थे, आशा भोसले की आवाज का। बाद में ओपी नैयर साहब को इस बात का बहुत अफसोस होता था कि वो गीता दत्त जिन्होंने मुझे फिल्म बाज दिलाई गुरुदत्त से कह के, उनके बुरे वक्त में मैं उनके जरा भी काम ना आ सका। जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। झूम घूम घूम नाचे मन का मोर, सपनों का हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे। क्या बात है, ये हाल कब से तुम्हारा हो गया। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, मूंद के पल को खा, इस दिल को सजा दे तो। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे आंखों में तुम, दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी मानो के न मानो। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवा है, ये रंगीन याद आई किसी से वो पहली मुलाकात। ये दिल दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो। अरे कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत। ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है। हालांकि दोनों ने बड़ी कोशिश की कि रिश्ते सुधरें, और गीता दत्त गाने भी गाती थी उनकी फिल्मों में। ऐसा नहीं कि प्यासा में नहीं गाया या बाद की फिल्मों में नहीं गाए गीत, लेकिन रिश्ते खराब होते चले जा रहे थे। और 1958 में तो गुरुदत्त ने खत भी लिखा था गीता दत्त को। वो चाहते थे कि रिश्ते फिर से अच्छे हों, कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, सारी चीजें। लेकिन वो अपनी फैमिली को देख रही थी। डिवोर्स तो नहीं हुआ था, लेकिन रिश्ते खराब होते जा रहे थे। यहां तक कि रिश्ते सुधारने के लिए गुरुदत्त एक फिल्म बना रहे थे, बंगाली फिल्म। आपको बताऊं, बड़े काम की बात की, गौरी फिल्म, जिसकी शूटिंग कलकत्ता में चल रही थी, और गीता दत्त उसमें एक्ट्रेस थी। जी हाँ, शूटिंग चल रही थी, लेकिन वो फिल्म मुकम्मल नहीं हो पाई। कहते हैं कि इस फिल्म के सेट पर गीता दत्त और गुरुदत्त की जमकर लड़ाई हो गई। जब गुरुदत्त ने एक सीन के लिए उन्हें डांट दिया कि ये किस तरह का आपने हेयर स्टाइल बनाया है, इसमें सिंपल सा चाहिए था, तो गीता दत्त, वो क्योंकि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई तो चल ही रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि सेट पर उतर आई है। और तब गीता दत्त ने यह कहा कि तुम तो यही चाहते हो कि मैं वहीदा रहमान से कम दिखूं। उसके बाद गुरुदत्त गुस्से में आ गया और ये फिल्म रुक गई। जी हाँ, यह आपके लिए शायद दोस्तों नई बात हो या आपको मालूम हो। खैर, उसके बाद अलग हो गए ये लोग, ये हम जानते हैं। और गुरुदत्त जो फिल्में बना रहे थे, उसके बाद कागज के फूल उनकी नहीं चली, फिर चौधरी का चांद बनाई। हालांकि चौधरी का चांद में रवि साहब ने कहा कि इसमें गीता दत्त की आवाज में जरूर लूंगा, तो एक गीत उन्होंने रखा जो विदाई के वक्त है, बालम ने गीत गाया। उसके बाद साहिब बेबी और गुलाम, और फिल्में बनती रही। ऐसा नहीं कि फिल्में नहीं बन रही थी, काम हो रहा था, लेकिन रिश्ते तल्ख होते जा रहे थे, ये अलग अलग रहते थे। उनकी सेपरेट हो गए थे। गीता दत्त बच्चों के साथ अलग रहती थी और गुरुदत्त अलग रहते थे अपने फ्लैट में। अब दोस्तों, जो आखिरी फिल्म गुरुदत्त साहब की रही जिसे वो पूरे नहीं कर पाए, बहारें फिर भी आएंगी, हम जानते हैं। गुरुदत्त इतने गमजदा हो गए थे कि वो फिल्में भी डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने बच्चों से हर बाप को होती है बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। वो अक्सर बुलाया करते थे अपने बेटों को, बेटी को। और गीता दत्त घर में छोड़ती भी थी गुरुदत्त के। गुरुदत्त साहब के घर में, फ्लैट में टेलीफोन नहीं था, उनके पड़ोसी क्या था, ये भी आपको बात बता देता हूं। अक्सर बच्चे जाते थे, गुरुदत्त उन्हें शॉपिंग कराया करते थे बड़े बड़े बुटीक से जो उनके पसंदीदा थे। गुरुदत्त के जो सबसे खास रहे वैसे तो जॉनी वॉकर साहब, रहमान साहब, लेकिन अबरार अलवी साहब सबसे करीबी रहे, हम जानते हैं। और आखिरी पल में भी वही थे।
उनके भाई आत्माराम और देवीदत्त के अलावा। उस दिन जब गुरुदत्त ने इस दुनिया को अलविदा कहा 10 अक्टूबर 1964, उसके पहले 9 अक्टूबर को बच्चे उनके साथ थे। बच्चों को फिर छुड़वा दिया उन्होंने गीता दत्त के यहाँ, और उनके भाई आए देवीदत्त, गुरुदत्त के साथ थे। वो कुछ बातें चल रही थी फिल्म बहारें फिर भी आएंगी को लेकर। फिर गुरुदत्त ने अपने भाई से कहा कि यार एक काम करो, बच्चों को बुलवा लो एक बार फिर से। तो जब फोन किया गुरुदत्त के भाई ने गीता दत्त को, तो गीता दत्त ने मना कर दिया कि बच्चे अभी तो आए हैं, अब मैं कल भेज दूंगी। इस बात से बड़ा सदमा लगा गुरुदत्त को और वो खामोश हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने भाई से कहा कि चलो ठीक है, अब तुम जाओ। उसके बाद अबरार अलवी आते हैं, सीन बताते हैं बहारें फिर भी आएंगी का गुरुदत्त को कि किस तरह से माला सिन्हा फिल्म में नहीं रहती हैं, आखिर में क्या सीन है वो कुर्बानी दे देती हैं। तो गुरुदत्त खामोश हो जाते हैं, शायद ये उनकी जिंदगी चल रही थी। खामोश हो गए अबरार अलवी ने जब ये सीन बताया, और उसके बाद उन्होंने अबरार अलवी से कहा कि अच्छा ठीक है, अब आप जाइए, मैं भी आराम करूंगा खाना खा के। अबरार अलवी ने अपना डिनर किया और फिर वो निकल गए। और गुरुदत्त ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और जो उनके यहाँ काम करने वाला था उससे शराब मंगाई। देर रात तक पीते रहे और आखिर में तो कहा कि पूरी बोतल रख दो। उधर गीता दत्त बड़ी परेशान थी कि क्या, ये मैं आपको आखिरी वक्त की बात बता रहा हूं। गीता दत्त ने जब मना कर दिया कि बच्चे मैंने नहीं भेजे, तो उन्हें रात में वो टहल रही थी, फोन भी नहीं कर सकती थी। मैंने आपको बताया पड़ोसी के पास टेलीफोन था, तो गीता दत्त रात भर तड़पती रही और सुबह ही फोन किया पड़ोसी को। तो जो काम करने वाले ने बताया कि साहब तो अंदर हैं और दरवाजा बंद है। और हुआ वही जिसका डर था। जब बाद में गीता दत्त ने कहा दरवाजा तोड़ दो, जब दरवाजा तोड़ा गया तो उस सुबह गुरुदत्त जिंदा बाहर नहीं निकले। उन्होंने कहा था गीता दत्त से कि तुम मेरा मरा मुंह देखोगी, और वो सच साबित हो गया। वो एक्टर, वो डायरेक्टर ने अपने सीन में कोई चेंज नहीं किया। गीता दत्त टूट गई, टूटी हुई तो थी और ज्यादा टूट गई। इसके बाद गुरुदत्त साहब का फ्यूनरल हुआ, तमाम लोग आए, देवानंद साहब, शम्मी कपूर, के आसिफ, जिनकी फिल्म के हीरो भी थे वो लव एंड गॉड जो बन ना सके। और जब गुरुदत्त का आखिरी सफर चल रहा था तो गीता दत्त रोते रोते बेहोश हो गई। उन्हें फिर मीना कुमारी ने संभाला और वहीदा रहमान एक कोने में थी, फ्यूनरल में भी गई थी। इसके बाद गीता दत्त के हालात और खराब होते चले गए। बच्चों को पालना था, गाने नहीं मिल रहे थे क्योंकि सबने किनारा कर लिया था। एस.डी. बर्मन साहब चाहते थे वो गाएं, लेकिन क्योंकि उन्हें शराब की आदत हो गई थी, उसके पहले वो स्लीपिंग पिल्स लिया करती थी, तो वो वक्त पर रिकॉर्डिंग में नहीं पहुंचती थी, पहले भी और बाद में भी यही हो रहा था। यहाँ तक ये भी आता है कि रफ़ी साहब के साथ भी एक बार जब वो रिकॉर्डिंग पे जा रही थी, रफ़ी साहब ने घर से लिया तो वो ड्रिंक करे हुए थी और गाना उन्होंने, हालांकि अलग बात है, एक ही टेक में रिकॉर्ड कर लिया था 12 o'clock फिल्म का। और ओपी नैयर साहब ने तो किनारा कर ही लिया था, आशा भोसले जी की आवाज को भी इस्तेमाल कर रहे थे। जहां गीता दत्त को अपनी पर्सनल लाइफ में दुख मिले, मुझे याद आ रही है फिल्म साहिब, बीबी और गुलाम। उसके गीतों को याद कीजिए, खास करके कोई दूर से आवाज दे चले आओ। ऐसा लगता है कि गीता दत्त गुरुदत्त को आवाज दे रही हैं। बाद में उनकी आवाज में वो दर्द जो झलका, वो इसलिए क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। दोस्तों, एक बात और आपको ज़रूर बताएं कि पर्सनल लाइफ तो ख़राब हुई, लेकिन लोगों ने भी गीता दत्त के साथ अच्छा नहीं किया। कई बरसों तक उनके गीत, नन्ही कली, सोने चली, फिल्म सुजाता का ये नगमा, ये लोरी, लोग यही समझते रहे कि इसे आशा भोसले ने गाया है, जबकि दिल में उतरने वाली ये आवाज थी या है गीता दत्त की। दूर से आवाज दे चले आओ, दिया में समाई गयो रे कि मैं तन्हाई से
जाने क्या मैंने लो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे काहे मैं चली दिल ने कहा और जरा झूम के प्यार लिए तो के पट खोल रे तो है पिया मिले नीले आसमानी बुझो तो नैना जा 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 बेवफा आज सजन है अंग लगा लो जन्म सब प्रीतम मिलो। और फिर जब तक वो जी 20 जुलाई 1972 तक तो शराब में उन्होंने डुबो लिया, लेकिन काम की तलाश में थी, बच्चों को पालना था। लेकिन फिर वक्त ने उन्हें मौका नहीं दिया, वक्त ने सितम किया, काम मिला नहीं, थोड़ा बहुत काम से घर चला रही थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि स्टेज पर पब्लिक ने गीता दत्त को पहचाना तक नहीं, बड़े बड़े सिंगर्स परफॉर्म करके चले गए, गीता दत्त आई, किसी ने उनके लिए ताली तक नहीं बजाई। उस वक्त तो पूरी तरह से टूट गई। और फिर 1972 में महज 41 साल की उम्र में गीता दत्त ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। वैसे मैं मानता हूं कि दुनिया को तो अलविदा वो बहुत पहले ही कह चुकी थी, खाली उनका जिस्म था इस दुनिया में, रूह तो पहले ही निकल चुकी थी। जिस्म ने साथ छोड़ा 1972 में गीता दत्त की। वो गीता दत्त जिनकी शौक भरी आवाज, चंचल आवाज आज भी हम सुनते हैं तो एक अलग ही आवाज है, लेकिन उसको मिला सिर्फ दर्द, गम, परेशानियां। शायद कुछ लोगों के लिए मौत निजात हो जाती है, सुकून का पल होती है। ऐसा ही मुझे लगता है गीता दत्त के साथ भी हुआ। उस दिन गीता दत्त को शांति मिल गई होगी, लेकिन अपने पीछे वो छोड़ गई हैं बहुत सारी यादें। गीत तो हैं ही उनके, लेकिन जब भी गीता दत्त का जिक्र आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों। और जिक्र हो ही जाता है गुरु दत्त का, वहीदा रहमान का, उन तमाम लोगों का जो इन लोगों के साथ जुड़े रहे। अफसोस बस इस बात का है कि गीता दत्त की जिंदगी में गम ही गम था। खुशी तो बस उस वक्त ही थी जब वो गुरु दत्त के साथ घूमने जाया करती थी, शादी से पहले और शादी के 1 आध साल बाद तक। उसके बाद गम ही गम थे। खैर, गम पर इस कार्यक्रम को मैं ख़त्म नहीं करूंगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ये आर्टिस्ट लोग हैं और हमें बहुत कुछ दे के गए हैं। इनकी पर्सनल लाइफ को हम अलग रखते हैं, लेकिन इनके गीतों के ज़रिए, खूबसूरत नगमों के ज़रिए हम हमेशा इनको याद करते रहेंगे और सलाम करते रहेंगे। आप हमें कमेंट्स करके बताइए अगर आपके पास कोई बात गीता दत्त से जुड़ी हो, हम उस पर कार्यक्रम करेंगे। एक बार फिर से ऐसी महान सिंगर और इंसान गीता दत्त को सलाम है, नमन है। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते ही कली सोने चले हवा धीरे। आलम से मिलन होगा, क्या बात है ये हाल कब से तुम्हारा हो गया। मैं चली दिल ने कहा और जरा झूम के प्यार लिए बोले क्या तूने कही, जाने क्या मैंने। हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल हम छुड़ा
किसी से वो पहली मुलाकात। हम भी खो गए, हम भी खो गए। दूर से आवाज दे चले आओ, किया